Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is part 2 of lecture number 24. We can say it is a continuation of the previous lecture, that is lecture number 24, in which I told you that I will discuss how to write the derivation for the friction. In the previous class, I also told you about the limiting friction, limiting static friction. Limiting static friction is the friction which is the maximum force to resist और टू स्टार्ट द मोशन. ठीक है ना, हम मोशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तब भी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है, और अगर मूवमेंट हो रही है तब भी एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगी. जब मूवमेंट हो रही होती है तब भी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है. हमने आपको 3 से 4 स्टेट्स बताए. जब मोशन में बॉडी है तब भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, उसको हमने काइनेटिक फ्रिक्शन कहा था. जब मोशन रुका हुआ है और तब भी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, और उसको हमने स्टैटिक फ्रिक्शन कहा था. अब और इसके बाद हमने एक मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कहा था कि जिसके बाद क्या होगी, आया बॉडी जो है वो हरकत में आ जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन में तब्दील हो जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर कोई बॉडी हरकत में है वो उस लिमिटेड उस फ्रिक्शन के बाद, उस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बाद क्या हो जाएगी, रुक सकती है. मींस के ऐसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसके बाद बॉडी हरकत में आ जाए, या ऐसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसके बाद बॉडी ऑलरेडी हरकत में हो और फिर रुक जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको कह सकते हैं. इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के को समझने के लिए आप यूं इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं जो आपके सामने बोर्ड पे जो है डायग्रामेटिक फॉर्म में मौजूद है. वी कैन सी द टेबल है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है. ब्लॉक के पे जो है क्या होगा, ब्लॉक का जो एक सिरा है उसको स्प्रिंग से अटैच करके क्या किया गया है, उसको पुली पर पास किया गया है. मतलब कि स्प्रिंग को पुली के ऊपर जो है क्या हो गया है, पुली के ऊपर जो है पास करके एक मजीद एक वेट के साथ या ब्लॉक के साथ अटैच किया गया है. होगा ये कि इस ब्लॉक के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी. किस वजह से, इस वेट की वजह से जो कि वर्टिकली हैंगिंग पोजीशन में है. अब जब ब्लॉक के ऊपर जब वेट की वजह से मूवमेंट शुरू होगी तो ब्लॉक क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा. हम मजीद वेट डालते जाएंगे और ब्लॉक जो है यूं मूव करेगा. ठीक है ना, मतलब ये कि पहले तो ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में था, स्टैटिक कंडीशन में था, स्टैटिक फ्रिक्शन में था. जो आप वेट का इजाफा करते चले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो तब होता क्या जाएगा, तब ब्लॉक जो है उसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और ब्लॉक जो है मूव कैसा करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा. मगर ब्लॉक जब मूव करेगा तो ब्लॉक के सरफेस के जो ब्लॉक का जो निचला सरफेस है वो, और जो टेबल का जो सरफेस है, और जो टेबल का ऊपर का सरफेस है, मतलब क्या अपर सरफेस ऑफ द टेबल एंड द लोअर सरफेस ऑफ द ब्लॉक आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. क्या है, आपस में क्या है, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. ब्लॉक का निचला हिस्सा और टेबल का ऊपरी हिस्सा, और इन दोनों सरफेसेस के के अगर टेबल आपको बहुत स्मूथ भी दिख रही होगी, काफ़ी शाइनी और लस्ट्रस भी दिख रही होगी, इसके बावजूद भी मैंने आपसे कहा था कि स्मूथ सरफेस के अंदर भी क्या होते हैं, एलिवेशंस होते हैं, और ब्लॉक के भी अपने डिप्रेशंस और एलिवेशंस होंगे. तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग क्रिएट हो जाएगी और फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी. एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी टेबल और ब्लॉक के दरमियान, जो इस ब्लॉक को हरकत करने से रोकेगी. ठीक है ना, और ऐसी मैक्सिमम फोर्स कि जिसके बाद बॉडी आखिरकार वेट्स के डालने की वजह से ब्लॉक जो है वो हरकत करना शुरू कर दे, तो ऐसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाएगी जी, ऐसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. जिसके बाद क्या होगा कि हम वेट डाले जा रहे हैं बॉडी पे, और वेट जो है वो ओवरकम कर लेगा इसको, फ्रिक्शनल फोर्स को, और बॉडी को हरकत में ले आएगा हॉरिजॉन्टली. ठीक है ना. अब बॉडी में एक तो यहाँ पर वेट का इजाफा करे जा रहे हैं, और इसकी वजह से बॉडी क्या करे, हरकत करे हॉरिजॉन्टली, और एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो चुकी है. वो क्या हो गई है, वो है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि बॉडी को हरकत से रोक रही है. और अब जो है जबकि बॉडी हरकत में आ चुकी है तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो चुका है, मगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन अगर जो प्रोड्यूस हुआ है वो फिर भी लेस है किससे, मैक्सिमम स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से. क्योंकि जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी जिसकी वजह से बॉडी हरकत नहीं कर पा रही थी, उसको ओवरकम कर चुका, वो ओवरकम हो चुकी है किसके वजह से, वेट की वजह से. वेट यहाँ पे डाले जाएंगे, आपको
बॉडी को हरकत देना है, इस ब्लॉक को हरकत देना है, आप यहाँ पे वेट डाले जाएंगे तो आखिरकार ब्लॉक जो है वो हरकत करना शुरू कर देगा और वो ओवरकम कर लेगा इसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को, जो कि क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। मगर फिर भी ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था उसको ग्रेटर देन है काइनेटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो जो आप वेट बढ़ाए जा रहे हैं, आपका जो है वो ब्लॉक मूव कर रहा है और हो ये रहा है कि इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस भी एक्ट कर रही है। वेट का अपना भी तो ब्लॉक है ना भाई, वेट का अपना ब्लॉक है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इस बात को हम पहले भी आपको बता चुके हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि वेट जो टेबल पे लग रहा है, जो ब्लॉक जो है वो टेबल पे जो फोर्स लगा रहा है, वेट उसकी जिसको वेट कह रहे हैं, उसकी ऑपोजिट वे में क्या होगा, उसके ऑपोजिट वे में ये होगा कि टेबल जो है वो ब्लॉक पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जिसको हमने क्या कहा था, आपको जिक्र किया था, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कौन लगा रहा है, टेबल ब्लॉक के ऊपर, और एक्शन क्या है, ब्लॉक का वेट जो कि टेबल पे लग रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, सही ना। तो इससे हमें पता चला कि वेट एंड रिएक्शनल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शनल फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हेreas वेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, but their magnitude are same. So this we have written here कि normal reactional force और जो आपका जो weight है वो क्या है, equal in magnitude है और they are equal in magnitude and that's why we can say कि reactional force जो है वो क्या है, weight के बराबर है। और weight का फॉर्मूला भी हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके थे, वो क्या था, mg, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं हम। जितना जितना आप वेट डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, हरकत जो है वो होती चली जाएगी, मगर साथ में क्या होगा, जितना ज्यादा वेट डालेंगे, जितना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शनल फोर्स भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन, आपको मैं बता चुकी थी, जो साइन होती है प्रोपोर्शनल साइन, उसको हम जब रिप्लेस करते हैं तो क्या लगाते हैं, हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। तो हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया, इक्वल टू के साइन के साथ हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का एक नाम है और वो नाम क्या है, वो है म्यू, ठीक है ना, म्यू। और इसको हम क्या कहेंगे, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो नाम है वो क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि म्यू, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो म्यू है और इसको जो हम इसका जो नाम है कोएफिशिएंट ऑफ इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का, वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सही है। अब जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है अगर हम इसको सेपरेट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन अपनी इक्वल टू के एक तरफ रह जाएगा और स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन के नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्शनल फोर्स, क्योंकि म्यू जो है वो रिएक्शनल फोर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, रिएक्शनल फोर्स इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। और इस रिएक्शनल फोर्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, इट इज आल्सो इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही ना, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हम इस रिएक्शनल फोर्स के बजाय क्या कर देंगे, हम रिएक्शनल फोर्स को रिप्लेस कर देंगे mg से, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा mu इज इक्वल टू fs अपॉन mg, ठीक है। हमने रिएक्शनल फोर्स की जगह क्या लिख दिया, mg y। अभी मैंने कैसे बताया था आपको कि वेट और रिएक्शनल फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड है बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम fs को अगर निकालना चाह रहे हैं, जैसे अगर हमारा फॉर्मूला, अगर हम fs का मालूम कर चुके fs कितना पड़ रहा है या स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, mg को हम ले जाएंगे इक्वल टू के उस तरफ और mg मल्टीप्लाई हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। तो इस तरह से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगी, fs इज इक्वल टू म्यू mg। मींस कि आप एक ही फॉर्मूले को दो तरीके से इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। आप जस्ट म्यू इज इक्वल टू fs अपॉन mg, जो कि हमारा डायरेक्शन का हिस्सा था, fs अपॉन r लिख दें या fs अपॉन mg कह दें, ये आपका ये डायरेक्शन के एक सही हो गया। और इसके बाद आप इसको इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, मतलब कि mg को वहां ले जाएंगे कहां पे, इक्वल टू के उस तरफ, तो आपके पास स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इससे कैलकुलेट हो सकता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन आपके पास आ चुकी हुई है, डिपेंड करता है कि डायरेक्शन की वजह से जो फॉर्मूला आपको हासिल हुआ है वो आप न्यूमेरिकल्स में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई चीज़ अननोन होती है, कभी कुछ अननोन होता है, तो आप एक फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अननोन चीज़ों को मालूम कर सकते हैं।
तो यहाँ तक हमारा जो है वो डेरिवेशन का सिलसिला जो है खत्म हुआ। आपका जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आपको डेफिनेशंस याद करनी है। डेफिनेशंस कहाँ से याद करनी है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में चैप्टर नंबर 4 भी प्रोवाइड करूंगी। आपको जब नोट्स मिल जाए तो उसका आप प्रिंट्स निकाल लीजिएगा और उसमें से आपका जो पेज नंबर 7 पे जो आपके पास फ्रिक्शन की जो डेफिनेशंस हैं, जिसमें आगे आपका रोलिंग फ्रिक्शन के जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए जो फ्रिक्शन पैदा होता है वो, या कोई बॉडी अगर आप वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी, या कोई बॉडी जो स्लाइड कर रही है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। और इसके बाद मैंने आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया था, आपको मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया था, आपको मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया था। इन तमाम डेफिनेशंस को आपको पेज नंबर 7 पे पाएंगे। आप पेज नंबर 7 से इन तमाम डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा और अज़बर कर लीजिएगा। और इसकी जो डेफिनेशन है फ्रिक्शन की वो पेज नंबर 6 के एंड से शुरू हो रही है और पेज नंबर 7 पे फ्रिक्शन की दूसरी डेफिनेशन दी गई है। लिहाजा आप कोई एक डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों याद करें। तो ये है कि ये आज का आपका काम हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो है वो लेक्चर समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ नई क्लास में फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।